Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the day two of the workshop. Today we'll discuss sensory diet for autism spectrum disorder. As most of you were asking the questions related to sensory diet. What is sensory diet for autism spectrum disorder? सेंसरी डाइट होती है जब हम बच्चे का फिजिकल या इन्वायरमेंटल के उसकी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज डालते हैं जो उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं, जो उनके सेंसरी इश्यूज को एड्रेस करते हैं, उनको हम कहते हैं सेंसरी डाइट। जब भी हम बच्चे को सेंसरी इनपुट देंगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, उसके अंदर उसकी वो सेंसेशन जो होगी, सेंसरी नीड होगी, वो पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बिहेवियर इररेलेवेंट या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स नहीं देगा। सेंसरी डाइट हमें कब देनी चाहिए? हमें सेंसरी डाइट तब देनी चाहिए जब हमारे पास बिहेवियर नहीं आया, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट पे देना है। ये एंटीसीडेंट इंटरवेंशन होती है बिहेवियर आने से पहले। जैसे ही आपको पता है कि थेरेपी सेशन में अब बच्चे का मेल्टडाउन आएगा। मेल्टडाउन क्या होता है? मेल्टडाउन एंड टेंट्रम्स, इनमें डिफरेंस होता है। मेल्टडाउन होता है कि जब बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है या बगैर किसी वजह के बिहेवियर दे रहा है, सेल्फ बाइटिंग कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, हिटिंग कर रहा है, ये सब मेल्टडाउन है। कोई उसको उसका रीजन नहीं पता, उसको कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं करवा रहे, उसकी नींद भी पूरी है। सबसे पहले आपने ये भी मदर से पूछना होता है क्या बच्चे की नींद पूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की नींद नींद ही पूरी नहीं होती, उनका उनको भूख लग रही होती है तो वो बिहेवियर्स दे रहे होते हैं और थेरेपिस्ट समझ रहे होते हैं शायद इनको स्केप दे रहे हैं, टास्क नहीं करना चाह रहे। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और बच्चा तब भी बिहेवियर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेल्टडाउन है। और अगर कोई बच्चे को कोई चीज चाहिए, कोई टास्क उसको मुश्किल लग रहा है, या फिर कोई टॉयज को चाहिए या कुछ भी उसको चीज चाहिए और उसके लिए वो बिहेवियर्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेंट्रम दे रहा है, ये टेंट्रम है। जब भी हमने इंटरवेंशन देनी है तो उससे पहले हमें कॉज का पता होना चाहिए कि कॉज क्या है। कॉज पता होगी तो हम उसको मैनेज करेंगे। और सेंसरी इनपुट देने का क्या मतलब है कि सेंसरी इनपुट ये है कि आप डीप प्रेशर दे सकते हैं, मूवमेंट्स करवा सकते हैं, एनवायरनमेंट को कामिंग एनवायरनमेंट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि आपने जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिम लाइट्स यूज करनी होती हैं, कोई साउंड्स वगैरह यूज नहीं करनी होती हैं, और अगर करना भी है तो लाइट सा म्यूजिक, इतना कि उनको इरिटेट ना करे। इससे क्या होता है कि उनके मेल्टडाउन्स कम होते हैं और उनका फोकस इंक्रीज होता है। टाइप्स ऑफ सेंसरी डाइट्स। सेंसरी डाइट डिफरेंट तरह की होती है, हर सेंसरी इशू की अपनी डाइट होती है। जरूरी नहीं कि एक ही तरह की चीज आपने एक अगर सीख ली है तो वही हर सेशन में हर बच्चे के साथ लगानी है। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने को। जब बच्चा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि या तो उसके कमर के मसल्स और शोल्डर के मसल्स ये दोनों स्टिफ हैं, इसलिए वो मूवमेंट कर रहा है। तो जब वो मूवमेंट करेगा आपने थेरेपी सेशन देने से पहले या फिर 2 या 3 टास्क करवाने, 2 टास्क मैक्सिमम, 2 टास्क, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आपने जब 2 टास्क करवा लिए, 3 करवा लिए, या सबसे बेस्ट यही होता है कि आपने सेशन से पहले बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। जैसे उनको प्रोप्रियोसेप्शन में जिसमें बच्चा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, उसके लिए आप बच्चे को कह सकते हो ट्रैम्पोलिन पे जंप करो। इससे क्या होगा कि जब बच्चे जंपिंग करते हैं तो उनकी वो सेंसरी नीड फुलफिल हो जाती है, और वो उनके अंदर जो एक हाइपर एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, और वो थोड़े थक भी जाते हैं तो वो आराम से बैठे रहते हैं। इसके अलावा आप डीप प्रेशर दे सकते हैं। डीप प्रेशर कैसे देना है कि कमर को गर्द सॉरी ये कंधों को, बच्चे के कंधों को प्रेस करना है। इतना ज्यादा प्रेस नहीं करना कि बच्चा रोने लग जाए, बस हल्का सा प्रेस करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ओटी थेरेपिस्ट होते हैं, वो ज्यादातर ये करते हैं कि नीचे ब्लैंकेट रख लेते हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं। जैसे कोई बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल या 5 साल का है, छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या करेंगे, नीचे ब्लैंकेट रखेंगे, उसके ऊपर बच्चे को लिटा देंगे और उस ब्लैंकेट को रोल करेंगे।
इस तरह के बच्चा पूरा उस ब्लैंकेट में कवर हो जाए, उसका सिर्फ फेस कवर नहीं करना, बाकी से उसकी सारी बॉडी कवर करनी है। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक तो वो सेंसेशन, उसकी जो सॉफ्ट ब्लैंकेट होगा वो भी उसको टच वाला भी मिलता रहेगा। इसके अलावा बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी कम होगी। सेकंड इज वेस्टिब्यूलर। वेस्टिब्यूलर कहते हैं मूवमेंट एंड बैलेंस को। जो बच्चे चलते वक्त अपना बॉडी का बैलेंस या बॉडी का पोस्चर सही मेंटेन नहीं कर सकते, उनको वेस्टिब्यूलर सेंसरी इश्यूज होते हैं। जो चलते हुए मतलब इस तरह से लगता है कि जैसे अभी गिरने लगे हैं, तो वो गिरते नहीं है, लेकिन उनका बॉडी का पोस्चर ऐसा होता है, तो उनको वेस्टिब्यूलर सेंसरी इश्यूज होते हैं। उसके लिए हम ओटी थेरेपिस्ट ज़्यादा करते हैं कि वो स्विंग्स यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक स्विंग होती है जो अ, ये ऑटिज्म, एडीएचडी, ऑटिज्म स्पेसिफिकली या सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए डिज़ाइन की जाती है। उसके ऊपर बच्चे को बैठाते हैं और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को पता चलता है कि उसने अपनी बॉडी को स्विंग पे बैठे हुए या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए बॉडी को बैलेंस कैसे करना है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को साइकिल यूज करना सिखाएं, जो कि दो व्हील्स वाली होती है, उससे भी बॉडी बैलेंस इंक्रीज होता है। और बच्चे के एक बोर्ड होता है, एक स्पेसिफिक बोर्ड होता है, वो आप डिजाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर बच्चे को खड़ा करके उसके दोनों साइडों से उसको पकड़े और अम, उसको ये इंस्ट्रक्शन दें कि इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर तुमने खड़े होना है। इससे भी बॉडी बैलेंस इंक्रीज होता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ओटी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उनके पास स्पेसिफिक होती है एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे वो बच्चे को वॉक करवाते हैं। दो हैंडल्स के दरम्यान बच्चे को वॉक करवाते हैं, वो हैंडल्स बच्चा पकड़ता है और अ, उससे वो वॉक करता है। इससे भी बॉडी का बैलेंस भी इंक्रीज होता है, बॉडी का पोस्चर भी इंक्रीज होता है। जब भी आपने बच्चे को खड़ा करना है तो उसका बॉडी का पोस्चर, उसकी कमर और उसका जो ये बैक वाले एरिया, हिप्स वाला, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। जब स्ट्रेट होगी तो बच्चा नॉर्मली वॉक करेगा। इसके अलावा है टैक्टाइल और टच। जिन बच्चों को टच करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, सॉफ्ट सर्फेसेस को टच करते हैं, रफ सर्फेसेस को टच करते हैं, तो उनको टैक्ट या थेरेपिस्ट को टच बहुत ज्यादा करते हैं, किसी और बच्चे को टच करते हैं, तो उनके अंदर ये टैक्टाइल सेंसेशंस होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी देनी है, जैसे आप उससे प्ले डो दे सकते हैं, कोई चीज टच करने वाली, कोई बॉल, सेंसरी बॉल्स होती हैं, आप वो दे सकते हैं जिससे बच्चा टच करेगा, या प्लेन सर्फेसेस पे बच्चे को करने का कह सकते हैं। इससे वो टच वाली नीड पूरी हो जाती है। ब्रशिंग टेक्निक काफ़ी अच्छी होती है, जिससे हम बच्चे को टूथ ब्रश देते हैं कि वो ब्रश करें। इससे क्या होता है कि जब बच्चा ब्रश करेगा अपने गम्स के ऊपर टूथब्रश को, तो उससे इसके एक ओरल ओरल एक्टिविटी भी उसकी होगी और ओरल सेंसेशन भी इंक्रीज होगी, टच वाली नीड भी उसकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चों को ऑडिटरी और विजुअल होता है। ऑडिटरी होता है कि आवाज सुनने की आदत, बच्चों को आवाज सुनने की आदत होती है, कुछ को आवाजें इरिटेट करती हैं। तो जिनको ऑडिटरी में बच्चों को आवाज सुनने की आदत है, उसमें आप बच्चों को दे सकते हैं कि कोई म्यूजिक लगा सकते हैं, सॉफ्ट सा म्यूजिक, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं। उसके अलावा सुर रहमान हम प्ले कर सकते हैं। सॉरी, सूर्य रहमान प्ले कर सकते हैं। इससे भी उनकी जो ऑडिटरी नीड होती है वो पूरी हो जाती है। जिन बच्चों को आवाज़ सुनने से इरिटेशन होती है, उनके लिए हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं, वॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स। या उनको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाएं जहाँ पे बिल्कुल आवाज़ ना हो, खामोशी हो। विजुअल के लिए ये कर सकते हैं कि बच्चों को जिन बच्चों को एक ही चीज़ देखने की आदत है, बहुत ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट, ये लाइट्स वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक टॉयज होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकल रही होती है, वो हम उनको दे सकते हैं। कुछ को मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखने की आदत है, तो उनको स्पिनर यूज कर सकते हैं, उनके साथ स्पिनर यूज करें, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो उनको यूज करें, ताकि उनकी वो नीड पूरी हो और वो बिहेवियर्स ना दें।
और वो आराम से बैठे हैं। अब जिनको कुछ को विजुअल, कुछ को ये होता है कि जो ऊंची तेज लाइट्स उनको नहीं पसंद, तो उनका भी यही है कि आपने वो चीज़ें रिमूव कर देनी है सेशन स्टार्ट करने से पहले, सेशन के दरमियान। और ये 3 दफ़ा देनी है, एक दफ़ा सेशन स्टार्ट करने से पहले, एक दफ़ा दरमियान में, और एक दफ़ा एंड पे, ताकि बच्चा अगर थेरेपी सेशन से निकल के घर जा रहा है तो घर जाते हुए कोई वो बिहेवियर ना दे। सेंसरी डाइट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आपने स्केजुलिंग करनी है, वही आपने पहले सेशन कुछ ब्रेक्स के साथ देनी है, कुछ घंटों बाद देनी है। अगर आप सेशन में अप्लाई कर रहे हो तो सेशन के स्टार्ट में, फिर दरमियान में 3-4 टास्क करवाने के बाद, और फिर जब वो घर जाने लगे सेशन के एंड पे, ताकि उसकी वो नीड पूरी हो जाए और वो बाद में घर जाते हुए या फिर घर जाके वो बिहेवियर्स ना दे। इसी तरह अपने मदर्स को भी गाइड करना है कि अगर सेंसरी डाइट आपने इस तरह से देनी है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देनी है, ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद दे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि अ, अगर बहुत ज़्यादा भी गैप आए तो बच्चा टेंट्रम या मेल्ट डाउन दे सकता है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपने अ, कौन सी सेंसरी डाइट किस लिए देनी है। अगर बच्चे को विजुअल है तो आपने विजुअल ही देनी है, अगर उसको ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज है तो आपने ऑडिटरी ही देनी है, कोई और नहीं देनी। इसके अलावा आप बाकी जो डिटेल्ड हो, किस तरह से चीज़ें अप्लाई करनी है, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है कि ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। बच्चों के अंदर रेजिलियंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चों के अंदर उनकी सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ला के, जैसे ही वो कोई अच्छा काम करते हैं या कोई टास्क अचीव करते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आपने उनको री इन्फोर्समेंट देनी है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। जैसे कोई जो वर्बल होती है, जैसे गुड जॉब, सोशल प्रेज जिसको कहते हैं, गुड जॉब, अमेजिंग, क्लैपिंग, या कोई भी उनका जो फेवरेट री इन्फोर्सर है, आप वो उनको दे सकते हैं। उसके अलावा बाकी लोगों से अप्रिशिएट करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मॉडलिंग रिजिलियंस का मतलब ये है कि आपने खुद भी, बीइंग अ टीचर और अ पेरेंट, आपने खुद रिजिलियंट रहना है, क्योंकि बच्चे हमें ही देख के चीजें ज्यादा सीखते हैं। जैसा हम करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। अगर हम खुद भी रिजिलियंट होंगे, आप अच्छी तरह से अपनी सिचुएशन को डील कर रहे होंगे, उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, जैसे कोई भी अगर हर्डल आया, अगर फॉर सपोज बच्चे को वेटिंग का कॉन्सेप्ट करवाना है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर वेटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता, तो वो वहां पे बजाय आप उसको ये कह के हाइपर हो जाओ, तो उसको 5 4 3 2 1 बोल के, और प्लीज वेट या डू वेटिंग, इस तरह की इंस्ट्रक्शन दें, खुद भी वेट करें और बच्चे को भी वेट करवाएं। उससे फिर बच्चे को ये आइडिया होगा कि सिर्फ मैं अकेला वेट नहीं कर रहा, मेरे साथ जो थेरेपिस्ट है वो भी वेट कर रही है। अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, इसमें ये है कि आपने बच्चे की पॉजिटिव चीज़ों को एड्रेस करना है। जो कि बच्चा अगर थोड़ा सा ही चेंज कर रहा है, अपनी थोड़ी सी उसके अंदर बेटरमेंट आ रही है या इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपने उस पे भी बच्चे को अप्रिशिएट करना है। और बच्चा अगर ये कह रहा है, अगर कोई वर्बल बच्चा है और वो ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपने वो टास्क इजी करना है, और उससे वो इजी स्मॉल प्रैक्टिकल स्टेप्स बना के उसको डील कर, उसको अचीवेबल बनाना है। इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें यह है कि बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग करना है। इमोशनली स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि अगर वो रो रहा है तो उसको ये नहीं कहना कि तुम, अक्सर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो ये कह देते हैं तुम बच्चे हो या लड़के हो, लड़के तो रोते ही नहीं है। अगर वो रो रहा है तो उसको रोने देना है थोड़ी देर के लिए। अगर वो किसी चीज़ पर खुश हो रहा है तो उसको वो चीज़ सेलिब्रेट करने दें। इससे क्या होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, बच्चे की इमोशनल कैपेसिटी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, और वो अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करेगा। रीफ्रेम थिंकिंग पैटर्न्स, इसमें यही है कि आपने हर नेगेटिव सिचुएशन को रीफ्रेम करना है। जैसे अगर बच्चा कुछ कह रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो रहा, तो उसको ये नहीं कहना कि अच्छा नहीं हो रहा छोड़ दो। उससे उसको इजी टास्क
उसके टास्क को इजी करना है, उससे कहना है कि इस तरीके से नहीं हो रहा, तो हम छोटे छोटे टारगेट्स बना के उनको अचीव कर लेते हैं। बच्चे के लिए सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। टीचर और पेरेंट दोनों को या फैमिली मेंबर्स को पॉजिटिविटी, उनके अंदर खुद अगर पॉजिटिविटी होगी तो वो बच्चे को अच्छी तरह से डील करेंगे। बच्चे को अनकंडीशनल लव देना है, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा कोई टास्क अचीव नहीं भी कर रहा तो भी आपने उसको अप्रिशिएट करना है, या उसको ये नहीं कहना कि, या इस तरह से नहीं कहना कि तुम्हारे साथ का बच्चा तो सब कुछ कर रहा था, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो वो जो भी कर रहा है उसको सेलिब्रेट करें, उसको एक सिक्योर रिलेशनशिप दें, सिक्योर एनवायरनमेंट दें जिसके अंदर वो रिलैक्स्ड फील करे, प्रोटेक्टिव फील करे, डरे ना। क्योंकि अगर बच्चा रिलैक्स होगा तो ही वो सही से जी टास्क को परफॉर्म करेगा या इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ।